नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पेट की एक बीमारी जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है। हो सकता है आपने भी सुना होगा, और इस डिजीज़ का नाम है IBS यानी इरिटेबल बाउल डिजीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा कि आखिर IBS क्या है, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, इसके क्या कारण हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों को IBS होता है, IBS वाले लोग बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। वो डॉक्टर बदलते रहते हैं लेकिन उनको पूरी तरीके से उनको आराम नहीं आता है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो IBS होता है, उस IBS के अंदर हमारा जो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि आपका जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, काफ़ी अफेक्टेड होता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अंदर आपको अक्सर देखने को मिलता है कि आपका पेट साफ नहीं रहता है। जो लोगों को IBS होता है वो आके बोलते हैं कि हमें स्टूल साफ नहीं हो पाता है, यानी उनको पेट साफ नहीं होगा, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उनको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उसके साथ साथ उनको जो पेट में हमेशा भारीपन रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, पेट में मरोड़ आ सकते हैं। यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। और इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है वो देखने को मिलेगा, वो होगा उनका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेटिवली उनको होना। यानी उनको कभी तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कुछ दिन तक वो ठीक रहेंगे, उसके बाद उनको डायरिया में वो कन्वर्जन हो जाएगा उसका, यानी कुछ दिन तक बाद उनको डायरिया या दस्त शुरू हो जाते हैं। दस्त बिल्कुल उनको हो सकता है वाटरी नहीं हो, लेकिन ऐसे दस्त होते हैं कि उनको जो स्टूल होता है वो न तो उनको बंद के आता है, न उनको लूज होता है, वो एक सेमी सॉलिड स्टूल उनका होता है। यानी उनका पेट ढंग से साफ नहीं होगा, स्टूल के अंदर उनको बहुत ज़्यादा म्यूकस आएगा, उनको चिपचिपा सा स्टूल रहेगा। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि उनका स्टूल जो है वो बिखरा बिखरा सा आता है, उनका जो स्टूल है स्टूल वो बंद के नहीं आता है। इसके अलावा वो जब कुछ खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद में उनको ये जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, पेट फूल जाता है। उनको ऐसा लगेगा कि उनको जो खाना है वो खाना पच नहीं रहा है, खाना वो खाते तो उनको लगेगा खाना उनको लग नहीं रहा है। अक्सर आके पेशेंट बोलते हैं उनका जो वज़न होता है वज़न गिरना शुरू हो जाता है, उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। यह जो दोस्तों को कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि IBS का जो पेशेंट होता है उसमें अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो IBS का पेशेंट होगा, IBS के पेशेंट को स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, वो हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे। IBS के कारण उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो काफ़ी हद तक उनको चेंज हो जाती है। उनको पेट की तरफ उनका हमेशा ध्यान रहता है, उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर जाएंगे उनका पेट कहीं ख़राब ना हो जाए, उनको डायरिया शुरू ना हो जाए। इस तरह से उनको लोगों से मिलने जुलने में, लोगों के यहाँ जाने में उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, IBS के पेशेंट को यह कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि मैंने आज आपको बताया, ये सारे कुछ उनको देखने को मिलते हैं। और इसमें मुख्य सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया, उनका पेट साफ नहीं होना, स्टूल बंद के नहीं आना, और उनको अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों साथ साथ चलना, कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना। इस तरह के अगर सिम्टम मिलते हैं दोस्तों तो आपको हो सकता है जो आपकी बीमारी है वह आपकी IBS हो सकती है। दोस्तों, IBS के कारण पेशेंट की जो लाइफ होती है, डेली रूटीन जो होता है उसका काफ़ी हद तक उसका डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, यह इस तरह से कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि IBS के पेशेंट को देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों IBS के क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को IBS की डिजीज़ जो होती है वो हो जाती है। IBS जो डिजीज़ होती है उसका अभी तक वैसे कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि जो आपका आंतें होती है, जो आपकी बड़ी आंत स्पेशल, उसका जब पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में जब ये डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसके कारण ये डिजीज़ होती है वो डेवलप हो जाती है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं दोस्तों, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी जब आपकी बड़ी आंत होती है वो जब इरिटेट हो जाती है, यानी उसका जो व्यवहार होता है व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है, वो स्थिर नहीं रहता है। यानी उसको कभी तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनको डायरिया, इस तरह से जब उनका व्यवहार बदलता है, यानी उसमें जो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो कि आपका जो आप खाना खाते हैं, खाने को वो आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जब भेजता है तो बड़ी आंत से वो उसको जो भी उसके न्यूट्रिएंट, उसके वाटर जो होता है एक्स्ट्रा, उसको वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है बड़ी आंत। और उसके साथ साथ उस पर एक तरह का मूवमेंट होता रहता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यह जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वह मूवमेंट एक जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लहर जैसे होती है ना, जिस तरह से वो लहर आती है उसी तरह से आपकी जो बड़ी आंत होता है उसके अंदर एक छोटी छोटी सी लहरें आती है। वह इस तरह की जो लहरें होती है वह क्या करती है कि आपके जो खाना होता है उस खाने को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करती है। मान लीजिए जैसे कि पीछे की तरफ जो आंत का, मान लीजिए पीछे का हिस्सा है, उस पीछे के हिस्से में उसमें आंत में थोड़ा सा संकुचन होगा, वो थोड़ी सी श्रिंक होगी, और वहाँ आगे वाला जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा उसका चौड़ा हो जाता है। इसी तरह से थोड़े समय बाद में वह जो आगे उसके बाद का जो हिस्सा होगा वो वापस थोड़ा सा उसमें श्रिंक होगा, वो थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होगा। इस तरह से जो मूवमेंट होता रहता है
इस मूवमेंट को भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके द्वारा जो खाना होता है आपका, वो खाना जब उसमें से फूड के जो भी आपके न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उस खाने में जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको कि मल बोलते हैं या स्टूल बोलते हैं, उस मल को, वो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं हो। लेकिन दोस्तों, जब ये पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के अंदर जब थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो उस कमी के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाते हैं। और यह अब जब अभी मान लीजिए उसको मूवमेंट में कमी है, उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ पेशेंट को, और उसके बाद में जब कभी भी कुछ समय बाद में उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो बड़ी आंत का मूवमेंट है, वो मूवमेंट जब बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो जब आंत का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब उसकी वजह से आपकी जो खाना है, वो खाना जो वेस्ट मटेरियल बचा है आपके खाने में से, आंत में जब जो भी न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो जल्दी जल्दी आपके शरीर से बाहर निकलने का काम करती है। उसके वजह से आपका जो बड़ी आंत होती है, वो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और उसके कारण जो आपका मल होता है, जो स्टूल होता है, वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो जाता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो आपका म्यूकस होता है, वह म्यूकस जिसको कि आम बोलते हैं, वह भी मिक्स हो जाती है, और इसके कारण आपको डायरिया की शिकायत होना शुरू हो जाती है। यह दोस्तों, इस तरह का जो विचित्र व्यवहार होता है बड़ी आंत का, यही एक बड़ा कारण माना गया है आपको IBS की डिजीज डेवलप होने का। अब दूसरा जो एक कारण होता है दोस्तों, वो होता है आपका अगर खाने पीने का रूटीन सही नहीं है, आपको अगर आप उसके साथ साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल अगर आपका हाई रहता है, आपको अगर नींद ढंग से नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा हमेशा चिंता में या तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग की आपको अगर आदत है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आप, उसकी वजह से भी आप जो डिजीज़ होती है वो ऐसा माना जाता है कि डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप अगर चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, आपको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और इसके अलावा अगर आपको खाने की कुछ चीज़ों से, अगर आपको ग्लूटीन से अगर आपको एलर्जी है, या आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अगर आपको एलर्जी है, तो उसके कारण भी ये जो डिजीज़ होती है वो डेवलप हो सकती है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण है जो कि देखे गए हैं IBS की डिजीज़ को डेवलप होने के। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की या इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों, इसमें होम्योपैथी में आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जिसके द्वारा आप IBS को, जो इरिटेबल आपकी बाउल डिजीज़ है, उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि IBS के पेशेंट को मैंने देखा है, उनको तनाव में जीते हुए, और वो हमेशा डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आ पाता है। वो कुछ समय तो उनको रिलीफ रहेगा, लेकिन वो डिजीज़ होती है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती है। बट दोस्तों, अगर आप होम्योपैथी रेगुलरली, अगर आप होम्योपैथी अपने डॉक्टर की गाइडेंस में लेते हैं, तो आप अपनी IBS जो डिजीज़ है उससे पूरी तरीके से आप उसको मुक्ति पा सकते हैं, आप उसको पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। आपकी जो डिजीज़ है उसको पूरी तरीके से ठीक करने में होम्योपैथी सक्षम है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना होता है वो है, आपको एक तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस कम लेना है, यानी आपको मानसिक तनाव कम लेना है। आप मानसिक तनाव नहीं लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना आप तनाव नहीं लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहता है, उतने जल्दी आपको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खाना पीना जो अगर आप करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी खाते हैं, बाहर का खाना अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कारण भी कभी पेशेंट्स का देखा गया है कि उनको कुछ इन्फेक्शन के कारण भी उनको IBS डिजीज़ होती है वो डेवलप होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए बाहर का खाना नहीं खाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहता है। यह कुछ चेंज होते हैं जो कि आपके लाइफ स्टाइल में आपको करना होता है। इसके अलावा आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, यह कुछ आपको काम करने वाले काम होते हैं जो कि आपको करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो अगर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहता है। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है जिससे कि आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, वो है इसकी सल्फर 200। दोस्तों, सल्फर 200 को आपको केवल वीक में एक बार आपको इसका एक डोज लेना होता है। सल्फर 200 को लेने का तरीका है 3 मूड डायरेक्ट जीभ पर आपको वीक में यानी 7 दिन में केवल एक बार। अगली जो मेडिसिन है वो है इसकी अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 को भी लेने का तरीका है 3 मूड डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होगा उसको जो स्टूल होगा उसमें बहुत ज़्यादा उसमें गैस रहेगा, उसके साथ उसमें बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ आएगी। ऐसी जो कंडीशन है उसके साथ उसको डकारें बहुत ज़्यादा आती है, उसको पेट में हमेशा गैस रहेगी। वो पेशेंट जो होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, ओवर थिंकिंग की उसको आदत होती है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसको हर समय वो हरिड एंड वरिड रहता है, उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए अर्जेंटम नाइट्रिकम इस तरह की जो कंडीशन है वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के बाद में अगली जो मेडिसिन है वो है एलोए 30 भी दोस्तों IBS की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एलोए के अंदर भी पेशेंट को डायरिया बहुत ज़्यादा रहेगा और उसके साथ साथ उसको हो सकता है खाना खाते ही उसको स्टूल के लिए जाना पड़े। ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर भी एलोए बहुत अच्छा काम करती है। एलोए के बाद अगली जो मेडिसिन है जो कि इसके लिए IBS के लिए बहुत अच्छा काम करती है वो है इसकी
पोडोफाइलम का जो पेशेंट होगा, पोडोफाइलम के पेशेंट को भी डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, उसके साथ उसको गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी कंडीशन में पोडोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। पोडोफाइलम 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। एक और जो मेडिसिन है जो कि आईबीएस में बहुत अच्छा काम करती है वो है एंटीइम्प्रूव 30। एंटीइम्प्रूव 30 में पेशेंट में भी अल्टरनेटिव डायरिया और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एंटीइम्प्रूव का पेशेंट होगा उसकी जो जीभ होती है वो कोटेड जीभ रहती है, उसके ऊपर पीली पीली से एक पेस्ट जैसा जमा रहता है। ऐसी कंडीशन में एंटीइम्प्रूव बहुत अच्छा काम करती है। एंटीइम्प्रूव 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। दोस्तों, अगर आपके पेशेंट्स को स्टूल में बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है, बहुत ज़्यादा आंव रहता है, तो ऐसी कंडीशन में एक और जो मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है वो है मर्कसोल 30। मर्कसोल 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। दोस्तों, यह इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि एज पर सिम्टम और एज पर इंडिकेशंस काम में ली जाती है। दोस्तों, यह एक छोटी सी जानकारी है जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की है आईबीएस डिजीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।